नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये चैप्टर 4 और ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का बुक है और चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। मतलब भारत देश के अंदर खाने-पीने के सामान की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए या कैसे करते हैं या कैसे करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ नया सिलेबस है ये, बिल्कुल आपके एग्जाम के पर्पस से बनाया गया है। बिल्कुल वही टॉपिक्स इन वीडियोस के अंदर आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की पहुंचना और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है। अगर आपसे कोई पूछे खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं तो आप बताएंगे खाद्य सुरक्षा का मतलब ऐसी सुरक्षा से है या ऐसे सिस्टम से है जहां पे सभी लोगों के लिए भोजन सदा उपलब्ध होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति भूखा न रहे, कोई व्यक्ति खाने के बिना भूखा न सोना पड़े और उसकी पहुंच में होना चाहिए। मतलब ऐसा सामर्थ्य हो उस व्यक्ति के पास कि वो आसानी से अपने लिए भोजन को मुहैया कर सकता हो। खाद्य सुरक्षा जरूरी क्यों है? अगला पॉइंट हमारा कहता है खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों होती है? तो खाद्य सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मनुष्य अर्थात आम इंसान जो हम लोग हैं, आम जनमानस, इनको आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त भोजन हर समय उपलब्ध हो, इसलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है। कई बार आपने सुना होगा लोग भंडार करते हैं घर में अनाजों का। जब हमारे घर में फसलों की कटाई होती है गांव वगैरह में आपने देखा होगा, तो लोग जब फसल काट के आते हैं ना तो अपने यूज के लिए चीजों को रख के भंडार कर देते हैं। मतलब उसे समेट के रख लेते हैं आगे के समय के लिए। क्यों? क्योंकि आगे के समय में यदि हमें अनाज की जरूरत पड़ेगी तो हम फिर भंडार गृह से उसे निकाल लेंगे। इसके लिए खाद्य सुरक्षा बेहद आवश्यक है। अगर सुरक्षित खाद्य को नहीं रखेंगे तो जो भी चीजें हम स्टोर करेंगे वो सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा आज के समय की विशिष्ट मांग है क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या हमारे भारत में बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे में खाद्य सुरक्षा न किया जाए तो बहुत सारे लोगों को भोजन की कठिनाई होने लगेगी, भोजन का दिक्कत होने लगेगा। प्राकृतिक कारणों से सूखा या बाढ़ तथा कई अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल हमेशा प्रभावित रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि ज्यादा बाढ़ आ जाने से, ज्यादा सूखा पड़ जाने से, ज्यादा तेज हवा चलने से भी कई प्रकार के फसलों को नुकसान होता है और पैदावार घटती बढ़ती रहती है। कभी ऐसे अगर मौसम हो कि बारिश अच्छी खासी हो जाए तो फसल बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन कभी कभी बारिश हो ही ना हो या फिर बहुत ज्यादा हो जाए तो फसल की पैदावार घट भी जाती है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी माना जाता है कि अगर कभी कभी किसी समय ऐसे समय में जब फसल अच्छे से ना उग पाए तो उस समय भी हमारे पास भंडार में इतना फसल का अनाज हो कि हम उसका उपयोग अपने भोजन के रूप में कर सकते हैं। आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? अगर किसी प्रकार का आपदा अगर आ जाए तो ऐसे समय में जो खाद्य सुरक्षा होता है वो कैसे प्रभावित होता है? तो प्राकृतिक आपदा में आपको ले लीजिए, जैसे कि प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती है जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, साइक्लोन हो गया, आंधी तूफान हो गया। अब सूखे के कारण खाद की कुल उपज में गिरावट आ जाता है। अगर खूब अच्छा रेन ना हो, मतलब बारिश ना हो, और बारिश नहीं होने के कारण तो आपको पता है कि फसल में उपज जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि बारिश एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से फसलों की सिंचाई अच्छे तरीके से होती है। अब अगर फसल में गिरावट आ जाए तो इसमें क्या होगा कि जो प्रभावित क्षेत्र में अनाज की कमी हो जाती है, खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती है, तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई फसल बहुत ज्यादा कम उग रहा है खेतों में तो ऐसे में क्या होगा, उसके दाम में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी और बहुत से लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए मैं प्रतिदिन कमाता हूँ, प्रतिदिन 500 रुपए ही कमाता हूँ। अब यहाँ पे 200 रुपए चावल हो जाए, 200 रुपए आटा हो जाए, 200 रुपए दाल हो जाए, 200 रुपए तेल हो जाए, तो क्या हम अपने घर में पूर्ण रूप से सही भोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो 800 रुपए तो यही हो गए। इसके अलावा मसाले हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जलावन है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोग जो कम कमाई करते हैं या फिर जिनकी आमदनी कम है, वो ऊंची कीमतों पर फसलों को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी इनकम कम होती है। अगर आपदा अधिक देर तक रहे तो भूखमरी की भी स्थिति बन जाए। अगर बहुत समय तक अगर आपदा होती रहे, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लंबे समय तक भूखमरी होने के कारण अकाल की स्थिति बन जाती है, लोग मरने लगते हैं भूख के कारण।
आपदा से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, आपदा जो होती है इससे खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि अगर आपदा से खाद्य सुरक्षा को कोई दिक्कत होता है तो उसमें आपदा से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित होना पहला नंबर आता है। सूखा तथा अनाज की कमी ये दूसरे नंबर पे आता है। कीमतों में वृद्धि और भुखमरी तीसरे नंबर पे आता है। अकाल के समय खाद्य सुरक्षा प्रभावित होना चौथे नंबर पे आता है। समझ लीजिए, आपदा अगर किसी भी प्रकार का हो, बाढ़ हो, सूखा हो, आंधी हो, साइक्लोन हो, इससे फसलें बर्बाद हो जाती है। और सूखा तथा अनाज की कमी होने लगती है, मतलब कि अब सूखा पड़ गया तो अनाज तो होगा ही नहीं, फसल अच्छी उगेगी नहीं। जहां 100 किलो गेहूं उपजता था वहां पे 20 केजी गेहूं उपज रहा है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो होगी ना। और कम अनाज उग रहा है तो लोग देखेंगे जो जमाखोरी करते हैं वो अनाज के दामों में वृद्धि कर देंगे, तो गरीब लोग क्या करेंगे, अनाज ही नहीं खरीद पाएंगे, भुखमरी का शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे वो। अब हम बात कर लेते हैं मौसमी भुखमरी क्या है। ये VVI रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मौसमी भुखमरी क्या है? जब खेतों में फसल पकने और फसल कटने के 4 महीने तक कोई काम नहीं होता है। एक बार जब फसल कट जाता है तो उस समय तो खेत खेत पड़ती रहता है ना, उसमें कोई काम नहीं होता है। तो ये 4 महीने के समय को ना हम मौसमी भुखमरी के नाम से जानते हैं। इसे हम मौसमी भुखमरी की स्थिति को समझते हैं कि जब खेतों में फसल पकने के बाद कट जाता है और कटने के बाद जब 4 महीना खेत खाली रहता है, कोई काम नहीं होता किसानों के पास, मजदूरों के पास, तो इसे हम मौसमी भुखमरी के नाम से जानते हैं। जहां इस स्थिति में भोजन कमी हो जाती है और यह ज्यादातर छोटे किसान और ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, मौसमी भुखमरी उन्हीं के साथ होता है। जिनके पास अपना जमीन नहीं है, जो दूसरे की जमीन में काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मौसमी भुखमरी की समस्या देखने को मिलती है। खाद्य कौन कौन से व्यक्ति के लिए असुरक्षित माना जाता है? देखिए, भूमिहीन व्यक्तियों के लिए खाद्य जो है वो असुरक्षित माना जाता है। अब देखिए, पारंपरिक दस्तकार हैं, निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उन्हें निरक्षर कहते हैं। दस्तकार मतलब वैसे लोग जो गांव में अपने पुश्तैनी कार्यों को करते हैं। भिखारी लोग हो गए जो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते हैं। अनियमित श्रमिक आदि, जिन्हें नियमित रूप से काम नहीं मिलता, आज काम मिला कल मिलेगा कि नहीं, आज खाना खाएंगे कल खाएंगे कि नहीं। अनुसूचित जनजाति जिसमें आदिवासी आते हैं, सर्वाधिक असुरक्षित है, ये सबसे ज्यादा असुरक्षित है, क्योंकि इनको सही तरीके से ये सारी चीजें उपलब्ध ही नहीं हो पाता। तो ये 6 के 6 पॉइंट आपको एग्जाम में चिपका देना है। ये भी आपका VVI पॉइंट है, एग्जाम में पिछले साल भी पूछा था, तो इस बार भी इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। दीर्घकालिक भूखमरी किसे कहते हैं? देखिए, दीर्घकालिक भूखमरी भी 1 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अब आहार की मात्रा निरंतर कम होती है, आहार का मतलब होता है भोजन, याद रखिएगा, भोजन की मात्रा अगर निरंतर कम होती है, निरंतर मतलब होता है लगातार, अगर कम होती जाती है, या जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता कम मात्रा में होती है। देखिए, खाने के लिए तो हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उसमें हमें कहा जाता है ना कि संतुलित आहार होना चाहिए, अर्थात बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। अगर इनमें से किसी चीज की कमी होती है तो उसकी गुणवत्ता कम मानी जाती है, और इसी चीज को हम दीर्घकालिक भूखमरी के नाम से जानते हैं। खाद्य में आत्मनिर्भरता से क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत हमारा आजाद हो गया 1947 के बाद, भारतीय नीति अर्थात एक नियम बनाया गया, निर्माताओं ने खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए, जो हरित क्रांति के बाद से आत्मनिर्भरता या फिर खाद्य में आत्मनिर्भरता के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति आपको पता होगा, आपने आपके सिलेबस में भी है और 8वीं क्लास में भी आपको हरित क्रांति पढ़ना है, कि यहाँ पे जब हमारे यहाँ कुछ समय के लिए ना खाद्यान्न का बहुत कमी हो गया था भारत में। उसके बाद जब हरित क्रांति हुआ, उस समय के बाद से हमारे यहाँ भंडारण होने लगा, हम लोग भंडारण करके अनाजों को रखने लगे, तो इसे हम खाद्य में आत्मनिर्भरता के नाम से जानते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? भारत में अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो सरकार द्वारा किया जाता है। सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। सरकार ने जब से यह ठोस कदम उठाया है ना कि अब भंडारण किए गए अनाजों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखना है, इससे क्या हो गया कि हमारे पास अनाज का भंडार है। अगर 2 साल 5 साल 5 साल तक मैक्सिमम, समझ लीजिए भारत की कितनी ज्यादा आबादी है, कितनी ज्यादा आबादी है, अगर 5 साल भी खेती ना हो तो हमारे देश के लोग भरपेट खाना खा सकते हैं। इतना भंडारण हमारे देश में अनाजों का हो चुका है।
बफर स्टॉक किसे कहते हैं? तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण को बफर स्टॉक कहते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ, चावल हो गया, अनाज हो गया, या और भी जो चीज हम खाते हैं, उनका जो स्टॉक है, जो भारत सरकार ने स्टॉक करके रखा है अपने देश की इमरजेंसी के लिए, इसे ही हम बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। न्यूनतम समर्थित कीमत क्या होती है? देखिए, ये भी वीवीआई रहेगा, एक नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम अधिदेश उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। आपने भी सुना होगा कि किसानों से गेहूं और चावल भारत सरकार के द्वारा खरीदा जाता है, और किसानों को अपनी फसलों के लिए बुआई के मौसम से पहले घोषित कीमतें दे दी जाती है। मतलब पैसे वगैरह, या फिर सरकार के माध्यम से कई प्रकार से हेल्प किए जाते हैं किसानों को। इसे हम न्यूनतम समर्थित कीमत के नाम से जानते हैं। निर्गम कीमत किसे कहते हैं? तो समाज के गरीब वर्ग जो होते हैं, जो कम इनकम करने वाले लोग होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, वो बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। निर्गम कीमत इसी को कहते हैं। मतलब जो बाजार में अगर मान लो 20 रुपए चावल बिक रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हालांकि 20 रुपए चावल होता भी नहीं है, कम से कम ये 50 रुपए होता है, मान लीजिए 50 रुपए का ही। अब 50 रुपए चावल बाजार में बिक रहा है, लेकिन गरीब आदमी है, उसको अगर 20 रुपए मिल रहा है, तो इसे हम निर्गम कीमत के नाम से जानेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखा गया है, इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के जो गरीब वर्गों में वितरित करती है, मतलब बांटती है। देखिए, आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा कई जगहों पर, या लगभग लगभग समझिए ना, कि हर जगहों पर राशन बांटने की क्रिया चलती रहती है। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज में रहने वाले गरीब लोगों को वितरित करती है, इसे ही हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के नाम से भी जानते हैं। इसके लाभ क्या है? अगर सरकार, गवर्नमेंट अगर ऐसे बांटती है अनाजों को गरीब लोगों में, तो इससे लाभ क्या है? तो मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता प्राप्त होता है, मतलब दाम में ज्यादा बढ़ा और घटा नहीं देखने को मिलता है। सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की में सफलता है। कुछ लोग महंगे चीज खरीदने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में सरकार के इस सहयोग से वो सभी चीजों को खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, खाद्य कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका। ऐसा क्षेत्र जहां में खाने पीने की चीज की कमी हो रही है, ऐसे में लोगों के पास भोजन सही मात्रा में पहुंच जा रहा है, अकाल नहीं पड़ रहा है, भूखमरी की व्यापकता को रोकने में सहायता प्राप्त हो रहा है, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। निधन परिवारों, जो गरीब परिवार है, उनके पक्ष में कीमतों का संशोधन भी हो रहा है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ के रूप में देखा जाता है। तो ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आप इन पांचों टॉपिक को अपने एग्जाम में लिखेंगे, आपके पूरे नंबर आएंगे। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है? जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास इनकम की कमी है, या फिर कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे लोग जिनको सरकार के द्वारा कई योजनाओं के द्वारा उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो वो कौन कौन सी योजना है? ये डबल वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर 5 नंबर में ये प्रश्न, इस चैप्टर से एक यही प्रश्न है जो सर्वोत्तम है और पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। पहला तो गारंटी योजना है, दूसरा दोपहर का भोजन योजना है, तीसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, चौथा एकीकृत बाल विकास योजना है, पांचवा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, छठा अंत्योदय अन्न योजना जिसे एएवाई भी कहते हैं, सातवां अन्नपूर्णा योजना जिसे पीपीएस भी कहते हैं। तो ये सातों योजनाओं आपको याद रखना है। एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे तो आपको इन सातों योजनाओं के बारे में वहां पे बता देना है, जो सरकार के द्वारा गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए लागू किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में दिसंबर 2000 में शुरुआत हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना का याद रखिएगा, दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा पॉइंट है, निर्धनता रेखा के नीचे वाले परिवारों को शामिल किया गया। जो परिवार बहुत ज्यादा गरीब है,
उनको इसमें शामिल किया गया जिससे उनको फायदा प्राप्त हो। इसमें क्या होता है, 2 रुपए प्रति किलोग्राम में गेहूं मिलता है, उन परिवारों को 1 किलो गेहूं का सिर्फ 2 रुपए लिया जाता है और 3 रुपए किलोग्राम की दर से प्रत्येक परिवार को 35 चावल मिलता है और 35 किलोग्राम अनाज इनको दिया जाता है। ये कौन सी योजना में, अंत्योदय अन्न योजना में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के द्वारा अनाजों का वितरण किया जाता है जिससे गरीब लोगों को लाभ प्राप्त होता है। अगले टॉपिक के बारे में, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका होती है। तो देखिए पहला पॉइंट है, सहकारी समिति निर्धन लोग, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको खाद्यान्न की बिक्री हेतु कम कीमत वाली दुकानें खोलती है, मतलब जिसमें पैसे कम दे के खरीदना पड़े सामान, ऐसे कीमतों की दुकानें उनके लिए खोली जाती है। दूसरा है, समाज के अलग अलग वर्ग, मतलब अलग अलग जाति धर्म और मतलब अमीरी गरीबी के हिसाब से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित भी करती है। अनाज बैंकों की स्थापना हेतु गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में मदद करती है। अनाज बैंकों की स्थापना, अनाज बैंक का मतलब यहाँ पैसा रखने वाला बैंक मत समझ लीजिएगा, भंडारण वाला बैंक समझिए, कि जहाँ पे अनाजों को जमा किया जाता है। तो सरकारी संगठनों के नेटवर्क में ये काफी मदद भी करता है। एडीएस जो है वो गैर सरकारी संगठन हेतु खाद्यान्न सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण, मतलब ज्ञान देता है कि कैसे आप खाद्य सुरक्षा को देख सकते हो, मतलब जानकारी देता है, उसके विषय में इनको पढ़ाता है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है, कौन करता है, एडीएस, गैर सरकारी मतलब एनजीओ वगैरह जो होती है ना, जो गैर सरकारी संगठन है, उनको प्रशिक्षित करने का, जानकारी मुहैया कराने का कार्य करता है। राशन की दुकानों को चलाने में आई समस्याएं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं राशन की दुकानों को चलाने में। तो राशन की दुकान चलाने वाले लोग अनाज को अधिक लाभ कमाने के लिए खुले बाजार में बेच देते हैं, खुले प्राइवेट में लोगों को बेच देते हैं ताकि उनको अधिक मुनाफा हो। लेकिन ये अनाज किसके लिए आया था, गरीब लोगों के लिए आया था ना, तो गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा है। करप्शन इतना ज्यादा है कि ये लोग इन अनाजों को ज्यादा भाव में मार्केट में बेच देते हैं। दुकानों के मतलब राशन की दुकानों पर घटिया अनाज की बिक्री होती है, खराब से खराब। आज भी मैं जहां रहता हूं दिल्ली में, मैं देखता हूं यहाँ पे चावल और गेहूं यहाँ भी वितरण होता है। यहाँ का जो चावल होता है वो खाने लायक नहीं होता, बिल्कुल घटिया चावल होता है। जिन लोगों को भी चावल प्राप्त होता है ना, वो लोग भी बेच देते हैं दुकान पे जाके, क्योंकि अब जो चीज खाने लायक हो ही नहीं उसको लेने से क्या फायदा, जबकि सरकार अच्छा चावल मुहैया कराती है। लेकिन करप्शन इतना है, इतना घुसखोरी है, इतना मतलब समस्या है इन सभी चीजों में कि लोग, गरीब लोगों के पास उचित मात्रा में अनाज नहीं पहुंच पाता है। राशन की दुकानों पर उचित समय पर न खुलकर कभी कभार खुलती है, मतलब ऐसे समय में खुलेगी जब ग्राहक ही नहीं रहता है, जब ग्राहक को जरूरत होता है तो दुकान ही बंद रहता है। आज की बिक्री नहीं होती है तो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अनाज की बिक्री यहाँ तो होती नहीं दुकानों पर, तो ये सब गोदाम में भरा का भरा रहता है। बाद में घुसखोरी के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से इन्हीं अनाजों को प्राइवेट दुकानदारों को बेच दिया जाता है। निर्धनता रेखा से ऊपर वाले परिवार खाद्यान्न की कीमत में बहुत कम छूट के कारण इन चीजों की खरीदारी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो राशन की दुकान चलाने में आने वाली समस्याओं के बारे में था। आपने देखा सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, ये क्लास 9th का चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, जो नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।